एमएसएमई एक्सप्रेस में हम अलग अलग थीम्स पर सेशंस करते हैं ताकि उद्यमियों को लेटेस्ट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलता रहे और वो तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सही स्ट्रैटेजी बना सकें। फिलहाल ये त्योहारी सीजन है जिससे कारोबारियों को काफी उम्मीदें हैं। वहीं जीएसटी रिफॉर्म से बाजार में नई ऊर्जा रहने की उम्मीद है। इसी बैकड्रॉप में हम आज ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पवन कुमार दसराजू, फाउंडर द गुड ग्रोथ कंपनी, फाउंडिंग मेंबर मेंसा ब्रांड्स, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर एस ग्लोरी स्वरूपा जो कि एनआईएमएसएमई की डीजी रह चुकी हैं। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं डॉक्टर ग्लोरी के साथ। डॉक्टर ग्लोरी, इस डिजिटल दौर में जो हमारे ट्रेडिशनल एमएसएमईज हैं वो कारोबार को स्केल अप करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? डिजिटल मार्केटिंग इसका महत्व बहुत बढ़ रहा है। तो जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, एसएमईज है, एमएसएमईज है, उनके लिए ये डिजिटल माध्यम में जाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होना चाहिए। पहले तो एक ऑनलाइन पोर्टल में जाने के लिए, ऑनलाइन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए वो प्रयत्न करना चाहिए। और उसके बाद ई कॉमर्स का जो इतना भी डिजिटल पेमेंट्स है वो करना उनके लिए ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद उनका जितना भी ऑपरेशंस है तो वो डिजिटल टूल्स लेकर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करना चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करना। एक्चुअली जितने भी एमएसएमईज है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स इतना नहीं करते वो लोग। अभी उनका बजट में अलोकेशन ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी ज़रूर करना चाहिए उनके लिए, ताकि वो नया मार्केट्स, चाहे वो डोमेस्टिक होने दीजिए और इंटरनेशनल होने दीजिए, वो वहाँ प्रेजेंस जाने के लिए ये बहुत आवश्यकता है। एजुकेशन, सो सेल्फ एजुकेशन इन दिस मीडियम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टू टाइम अपडेशन करना चाहिए उनको। उनका जितना भी रिसोर्सेस है, स्किल्स है, ये सब मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट को बेच के ज़्यादा प्रॉफिट्स लेने का दृष्टिकोण से होना चाहिए। पवन जी, ये फेस्टिवल सीजन का समय है, उद्यमी इसका साल भर इंतजार करते हैं। घरेलू बाजार के सेंटिमेंट्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं? मार्केट से आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? सौरभ जी, आई थिंक थोड़े मिक्स सिग्नल्स हैं मार्केट में। एक बहुत क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा है। आई थिंक अगर आप क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ वॉर्स, in some parts of the world there are wars happening, etc. So there is definitely some global geopolitical uncertainty. And on the other side, with the GST relief and आज से 6-7 almost 6 महीने पहले income tax releases, income tax में rebates वगैरह भी मिले हैं, तो I think the lower strata of society where the monthly household income is let's say less than 10 to 15 lakhs per annum, उसमें मेरे को लगता है consumption boost मिलेगा आपको। अभी तक बहुत ज्यादा अपटिक नहीं दिख रहा है उसमें, बट बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस दिख रहे हैं कि हो सकता है कि अब इस वीकेंड एंड 20 तारीख के बाद जो दिवाली से पहले 15-20-25 दिन है उसमें कंजम्पशन बहुत ऊपर जाए। एंड इफ जीएसटी पिक्स अप वेरी वेल एंड गेट्स एक्सेप्टेड बाय द ब्रांड्स, बाय द कंज्यूमर्स वेरी वेल आफ्टर 22nd, देन हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन जनरल अच्छा जाए इकोनॉमी के लिए। एंड आई थिंक लास्ट क्वार्टर में इंडिया ने एक अच्छा जीडीपी ग्रोथ बुक किया है, जीएसटी कलेक्शंस में भी अच्छा बुक किया। तो आई थिंक सिग्नल्स ग्लोबली मिक्स्ड हैं, बट इंडिया में थोड़ा एक टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से। पवन जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मद्देनजर तेज रफ्तार से बदलाव देखे जा रहे हैं। ई कॉमर्स ने भी कारोबार करने के मायने बदल दिए हैं और कई नई संभावनाएं खोल दी हैं। इस स्पेस के मौकों को भुनाने के लिए एमएसएमईज क्या मंत्र अपनाएं? अभी ऐसा हो गया है कि इन अ वे एक्सेस और रीच has gotten democratized in some way, right? I think e-commerce नहीं था जब, तब पहले अगर आपको इंदौर पहुंचना है, देहरादून पहुंचना है, या आपको बैंगलोर पहुंचना है या तिरुपुर पहुंचना है, तो अलग अलग स्टोर्स खोलने पड़ते थे। हर जगह अलग अलग रेंटल्स, अलग अलग अग्रीमेंट्स, अलग अलग केपेक्स इंस्टॉल करना पड़ता था और अलग अलग लोगों को आपको हायर करना पड़ता था। जैसे ही ऑनलाइन आया, एक चीज ये डेमोक्रेटाइज हो गई कि कोई भी एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर खरीद के आप 10 कस्टमर नॉर्थ में, 10 कस्टमर ईस्ट में,
15-20 कस्टमर साउथ से शुरुआत आप कर सकते हो और वहां से आप कंपाउंड कर सकते हो। तो एक एंट्री बैरियर नीचे आ गई है, तो आपको रिस्क एपेटाइट अब उतना नहीं चाहिए जितना पहले चाहिए था। तो अब अगर आप अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा सर्विस, अच्छा सॉल्यूशन लॉन्च करते हो तो आपके लिए एक्सेस डेमोक्रेटाइज हो गया है। सो दैट इज वन बिग बेनिफिट। क्या ख्याल रखना चाहिए एमएसएमई ब्रांड्स को जो शुरू कर रहे हैं अपना बिजनेस, जो या फिर सर्विसेज या ब्रांड्स सेल कर, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जल्दी में ना करें। आई थिंक काफी लोग सोचते हैं ये फेस्टिव सीजन आ रहा है तो फेस्टिव से पहले हम कुछ लॉन्च कर दें, या विंटर सीजन आ रहा है तो विंटर में लॉन्च कर दें। जल्दी में यूजुअली यू डोंट लैंड अप मेकिंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट जिसका क्वालिटी अच्छा हो, कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी अच्छा हो, या आप एक ब्रांड बिल्ड कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसी चीज बनाएं जो बाद में कंज्यूमर वापस आपको कंज्यूम करे। They look for your website, they look for your product, they go to the offline store and ask for your product. So I think first suggestion will be, while access is democratized, don't be in a hurry. Second is don't compromise on quality of the product, of what you're trying to build, the value proposition of your product. दूसरों से बेहतर होना या बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन होना बहुत जरूरी है, वरना यू विल बिकम जस्ट अनदर मी टू प्रोडक्ट इन द बिगिनिंग। स्पेशली इफ यू आर bootstrapped or capital is a constraint for you, start with a narrow market which is not having a lot of competitors, and there make a mark. Once you make a mark in a small market, then people will trust your brand, consumers will trust your brand, and they will try your other products also. पवन जी, ई कॉमर्स से बदलते कारोबारी डायनेमिक्स पर आपने राय रखी है। अब हम डॉक्टर ग्लोरी का रुख करते हैं। डॉक्टर ग्लोरी, बदलते कारोबार और उभरते नए मॉडल्स के बीच ब्रांडिंग का कद लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यह पहलू स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक वीक लिंक रहा है जिस पर अब वो काम कर रहे हैं। आपका आंकलन क्या बताता है? एक्चुअली ब्रांड वो प्रोडक्ट का एक पहचान होती है, इसलिए 89% ऑफ द ये जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं वो लोग ब्रांड का वैल्यू समझने लगा और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उसमें अपना प्रोडक्ट के लिए ब्रांड मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये ब्रांडिंग हर एक प्रोडक्ट के लिए बहुत आवश्यकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होने दीजिए, नहीं तो सर्विस प्रोडक्ट होने दीजिए, और ट्रेडिंग बिजनेस में भी इसका बहुत आवश्यकता है। और जो वीक ब्रांड स्ट्रांग ब्रांड वो भी होती है। स्ट्रांग ब्रांड के लिए हमेशा मार्केट में ज़्यादा वैल्यू होती है। और इसके अलावा मैं तो ये भी बोलना चाहती हूँ, जितने भी ब्रांड्स ऑलरेडी है उनका रीब्रांडिंग भी होना चाहिए। तो उनका वो कलरिंग में और पैकेजिंग में उनका जो दिखता है उसमें, और उनका जो लोगो होती है उसमें भी, और ये सब इसमें बदलाव आना चाहिए। तो ये ब्रांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्ट का पहचान है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए और अपना मार्केट्स रीच होने के लिए, कस्टमर्स को रीच होने के लिए और अपना प्रॉफिट्स दुगना करने के लिए, बढ़ाने के लिए ब्रांड बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ब्रांडिंग किसी भी संस्थान की कोर वैल्यूज को, उसकी इंडस्ट्री में पोजीशनिंग को और वो किस तरह से कंपटीशन से अलग है इसके बारे में बताता है। देखा जाए तो पवन जी, कंपनियां केवल प्रोडक्ट सेल नहीं करती हैं, दे सेल एक्सपीरियंसेस। ऐसे में आप एमएसएमईज को ब्रांड बिल्डिंग की प्रक्रिया के बारे में बता सके। दो तरीके से ब्रांड बनाते हैं लोग, या फिर पहले बिजनेस बना लेते हैं बहुत बड़ा जिससे रेवेन्यू आने लगे, प्रॉफिट आने लगे, कैश फ्लो आने लगे, फिर ब्रांडिंग पे फोकस करना शुरू करते हैं। अगर आपका एक सर्टेन स्किल आ जाता है जो बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ी टीम आ जाए, तब आप हमेशा बिजी हो जाओगे, आप डे टू डे ऑपरेशंस में, ब्रांड फिर से बाद में डेवलप नहीं कर पाओगे। तो जब आप छोटे हो, जब बहुत ऑपरेशंस इंटेंसिव नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है कैपिटल का, तभी आप ब्रांडिंग पे, डिजाइन एंटिटी पे, कलर थीम पे, अपने विजुअल आइडेंटिटी पे, पैलेट पे ध्यान दीजिए। शुरू में ही ब्रांड बनाइए। हम कम्युनिकेट ये ना करें कि उसके फीचर्स क्या हैं प्रोडक्ट के, बट कंज्यूमर को उनका बेनिफिट बताएं और आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो स्टोरी बताएं, राइट, कि आपको क्यों लगता है ये आपके लिए बेटर है, राइट। तो डायरेक्टली फाउंडर्स बताएं या जो भी उनके टीम मेंबर्स है, कंटेंट टीम से, वो बताएं, बट इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड के पीछे एक स्टोरी हो और हम कंज्यूमर को बेनिफिट्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। बहुत सेटल मार्केटिंग आई डोंट थिंक आजकल चलता है, बिकॉज कंज्यूमर्स आर वेरी स्मार्ट। डॉक्टर ग्लोरी, बदलते दौर की तैयारी के नजरिए से आप स्किलिंग को, कैपेसिटी बिल्डिंग को कितना अहम मानते हैं?
जो भी प्रोपराइटर है, ओनर है और उनका जितना टीम है और उनका जो सप्लाई चेन में, वैल्यू चेन में जितना भी लोग हैं, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और जो स्किल ट्रेनिंग बहुत-बहुत आवश्यकता है क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स और दूसरा कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप में, अमेरिका में जो हो रहा है, वो तो हमारा देश में नहीं है। इसलिए हमारा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, खासकर महिला उद्यमी जो पीछे रह गए हैं। अगर हम जो इंटरनेशनल लेवल में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में जो चल रहा है वो टूल्स एंड टेक्निक्स अगर हम इनको इक्विप करें तो इफ आवर MSMEs are imparted the skills with this branding and marketing and digital tool application, definitely our MSMEs can progress with using this marketing and digital branding and e-commerce tools, capacity building, short term, long term, online, offline और practical, hands on ये सब होना चाहिए। डॉक्टर ग्लोरी, ब्रांडिंग के जरिए उद्यमी अपने कारोबार को अगले चरण पर ले जा सकते हैं। ऐसे में आपको लगता है वो इससे टैलेंट को भी कुछ हद तक अट्रैक्ट कर सकते हैं? आपकी राय? इंडिया में अगर हम देखें तो सी मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स दे लाइक टू वर्क विथ आईटी कंपनीज क्योंकि सी इवन स्मॉल IT companies in India, so they like to work and they tell that we are in a IT company. If they want to work in a construction company or in a pharma industry, they are not ready. Though the remuneration is very good, designation is very high, they are not attracted. That's how see even in the MSME sector also, if the brand is there, then if it is very popular, देन हमारा युवता जो है उनके लिए बहुत अट्रैक्शन होगा वो कंपनी में काम करने के लिए, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री होने दीजिए, MSME इंडस्ट्री होने दीजिए, मैन्युफैक्चर यूनिट होने दीजिए, उसमें काम करने के लिए उनको बहुत प्राइड, सेल्फ प्राइड होगा और उनका एस्टीम भी होगा। Definitely the brand can attract the young talent to work and to increase the production productivity. पवन जी, MSMEs बताते हैं कि उनका प्लेटफॉर्म एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम करता है। टैलेंट को अट्रैक्ट करने के साथ साथ रिटेन करना भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। ब्रांडिंग पर काम करने से इन पहलुओं पर कितनी राहत मिल सकती है? एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं तो आपका कल्चरल DNA ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ब्रांड। हर ब्रांड का एक विजुअल आइडेंटिटी है। आप किस तरह के लोग वहाँ काम कर रहे होंगे, किस तरह की एजुकेशन से आ रहे होंगे, किस तरह के लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, ये सारा आप एक परसेप्शन बन जाता है ब्रांड की कम्युनिकेशन को लेके, राइट? सो हाउ यू ट्रीट पीपल इवेंचुअली बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट मोड्स इन योर ओन बिजनेस। बट to attract talent and also to retain talent, if people don't know your brand, especially in the middle class to lower middle class society, if people don't know where you're working and if they hear that you're working with ABC and they don't know much about it, there is a little bit of a effect that you feel that people don't know where I'm working. So it is important that you work where consumer followership is high, consumer love is high, consumer awareness is high. I think आजकल retain talent करना भी talent को बहुत मुश्किल हो गया है, right? पवन जी, तो फिर क्या MSMEs जो मार्केटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें क्या इसे एक एक्सपेंस की जगह निवेश के तौर पर देखना चाहिए? आपका क्या नजरिया होगा? पहले ऐसा एक टाइम होता था जब हम सोचते थे कि एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस पे अगर हमने बना दिया तो खुद सामान बिकेगा या खुद सर्विसेज बिकेंगी, कंज्यूमर खुद आएगा। पहले कंपटीशन कम था, कंज्यूमर की डिमांड शायद रिलेटिवली ज्यादा थी और अच्छे प्रोडक्ट्स रिलेटिवली कम थे। हम 10-15 साल 20 साल आगे बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गया है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इजी हो गया है, एटसेट्रा, राइट? बट अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हर कैटेगरी, कोई भी आप छोटे से छोटे कैटेगरी को लीजिए, आपको कम से कम 10, 15, 20 ब्रांड दिखेंगे। सो कंपटीशन इज हाई, राइट? सो योर बिगेस्ट एसेट दैट यू वांट टू एक्वायर इज नॉट द कंज्यूमर बट द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर। एंड अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर के लिए आपको मार्केटिंग में स्पेंड थोड़ा करना पड़ेगा। And when I talk about attention grabbing, it's not only about spending money in buying views or buying clicks, but spending money on the content and design itself. एक अच्छा content, एक अच्छा story travel करता है और एक weak story travel नहीं करता है, लोग share नहीं करते हैं, save नहीं करते हैं, right? So invest in content, not necessarily in buying clicks and views would be my suggestion, but definitely don't look at marketing as an expense. An emotional connect gets associated with a consumer
वो आपके ब्रांड के मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ट्राई करेगा एंड आप ओवर अ टाइम ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे कंज्यूमर के साथ. Performance marketing as an investment that you look at it with an ROI lens, and brand marketing that you don't look at it with an ROI lens, but with a lens of consumers आपको ट्रस्ट करने लगे हैं कि नहीं, माउथ ऑफ आपको वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है कि नहीं, सोशल मीडिया लव मिल रहा है कि नहीं. या सो आई वुड लुक एट इट दैट वे. एसएमई एक्सप्रेस में हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. ब्रेक के बाद बात होगी मौजूदा मार्केटिंग स्कीम्स की, साथ ही ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का जायजा लेंगे. हम जल्द लौटते हैं. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस. आज बात ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की. हमारे साथ मौजूद हैं पवन कुमार दसराजू और डॉक्टर एस ग्लोरी स्वरूपा. आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर ग्लोरी, डिजिटल मार्केटिंग जहां एक कॉस्ट इफेक्टिव माध्यम है, वहीं ये काफी टारगेटेड भी हो सकती है. आप मानते हैं ग्राहकों तक अगर पहुंचने में क्षेत्रीय भाषाओं का सपोर्ट लिया जाए तो उससे कैंपेन को और गति मिल सकती है? हमारा देश में आई थिंक हर एक राज्य में अपना अपना लैंग्वेज है और उनके अलावा बहुत सारे डायलेक्ट्स भी है. ये लैंग्वेज का बहुत बहुत योगदान होता है एक प्रोडक्ट का ब्रांडिंग और मार्केटिंग और कस्टमर को रीच होने में. लोकल लैंग्वेज वी कैन ऑलवेज reach more customers within the region, local names that connects well to the local people, so that they can understand and buy what is that product, and at least try to take minimum once efforts to buy that product, or to have the experience of that product. So this local language branding and local language captions especially, it is very very important. पवन जी, आप मानते हैं जिस तरह से इंटरनेट यूजेज तेजी से बढ़ रहा है, एमएसएमईज इसको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए लेवरेज कर सकते हैं और नए बाजारों में पहुंच सकते हैं जहां वैसे पहुंचना संभव नहीं था? पहली चीज तो डिजिटल मार्केटिंग अलाउज यू टू गिव अ मैसेज टू नॉट ऑल द 100 पीपल. इफ यू टॉक अबाउट अ प्लेस इन लेट्स से बैंगलोर, कोरमंगला, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, राइट? कुछ लोगों को फिटनेस में इंटरेस्ट है, किसी लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा. आपका प्रोडक्ट अगर कुकवेयर है, आप स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट को नहीं टारगेट करना चाहते हैं. अगर आपका प्रोडक्ट एक रैकेट है और टेनिस रैकेट है, तो आप बैडमिंटन वालों को भी नहीं रीच आउट करना चाहते हैं. यू वांट टू टारगेट रैकेट स्पोर्ट्स प्लेयर्स एंड स्पेसिफिकली लॉन टेनिस प्लेयर्स, राइट? सो किस लेवल ऑफ शार्पनेस के साथ आप टारगेट करना चाहते हैं, वो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही कर सकते हो. एंड एग्नोस्टिक टू ज्योग्राफीज, राइट? अक्रॉस द कंट्री यू कैन स्लाइस the segmentation virtually through social media. Specific keywords पे target कर सकते हैं अपने product को जो आपको most relevant लगता है, right? So I think that allows you to not spend money on everyone, but spend deeply on the most relevant customer segment. So definitely this is a big opportunity. And second is, आज आप इंडिया में बैठ के अपना इन्वेंट्री यूएस भेज के डिजिटल मार्केटिंग इंडिया से रन कर सकते हैं on Amazon.com, एंड वहाँ की मार्केट यहाँ से 70 टाइम्स बिगर है. तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो इंडिया में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बन रहे हैं, तो इंडिया टू यूएस और इंडिया टू ग्लोबल ब्रांड्स तो 100 टाइम्स बड़े बन सकते हैं. आइए अब फाइनल कमेंट्स के लिए बढ़ते हैं. डॉक्टर ग्लोरी, एमएसएमईज के मार्केटिंग प्रयासों को सपोर्ट करने के लिए यूं तो स्कीम्स मौजूद हैं, पर तेजी से बदलते सिनेरियो और वर्ल्ड ऑर्डर में नए बाजारों में एग्रेसिव मार्केटिंग की भी जरूरत है. तो फिर ऐसे में क्या स्कीम्स का दायरा बढ़ाना चाहिए? एंटरप्रेन्योर्स का जर्नी जो है, it is always with risk, और हमेशा अनसर्टेनिटीज होते हैं. और ये मार्केटिंग इज वन ऑफ द की फैक्टर्स, बहुत चैलेंजिंग फैक्टर है अपना प्रोडक्ट बेचने का और प्रॉफिट्स लेने का, सस्टेन करने के लिए. तो ये मार्केटिंग के लिए जितना भी अभी स्कीम्स है, तो वो टू सम एक्सटेंट सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत पहले कुछ स्कीम्स था, अभी एक नया स्कीम आया है, तो दैट इज टीम. सो इट इज ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव. तो ये नया स्कीम है, तो इसके द्वारा आई थिंक
बहुत सारे एमएसएमईज को प्रॉफिट होने वाले हैं। तो ये तो रैंप के अंदर है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये स्कीम के ये प्रोग्राम के अंदर ये स्कीम लाया गया है। ओएनडीसी है, उसके द्वारा भी अभी एनेबलमेंट चल रहा है। और पीएमएस स्कीम है, सो ये प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, उसके द्वारा भी बहुत सारे सपोर्ट एमएसएमईज को, खासकर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है। तो ये बारकोड का बहुत आवश्यकता होती है, जब वो अच्छा पैकिंग करके शेल्फ में रखने के लिए, नहीं तो अच्छा मार्केट्स में जाने के लिए, तो वो बारकोड के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस 80% तक ये स्कीम के अंदर, पीएमएस के स्कीम के अंदर मिलती है। और इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, उसमें भी बहुत सारे असिस्टेंस मिलते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। चलते हुए पवन जी, आप एमएसएमईज को ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के बारे में क्या बताएंगे और नेगेटिव फीडबैक से कैसे डील करना चाहिए? Absolutely, I think, and you should respond as if you have taken, they have lent you money, right? They are paying you on a word of trust. When you put out an ad on your website or on a social media or any app, right? They are trusting you based on a creative, right? Or a product. आप बता रहे हो उनको कि आप 2000 रुपए दीजिए, आपको ये मिलेगा और इस क्वालिटी का मिलेगा और ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉमिस या सर्विस प्रॉमिस सही नहीं है तो आपको गलत फीडबैक मिलेगा ही, और गलत फीडबैक अगर मिलता है तो आपको एक्चुअली डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए प्रोडक्ट। थोड़ा अगर करेक्शंस कर सकते हैं तो करिए, बट डोंट ऑपरेट इन द ग्रे। आई थिंक आप इसका आंसर एक्चुअली अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी में ही है। अपना बार आप कॉम्पिटिटर से ऊपर रखिए। यू डेफिनेटली हैव टू बी responsive and very, very empathetic towards the consumers. But if you have your product quality and service sorted, then it's an easier problem. आप फिर अपने process design कर सकते हैं उसको how to communicate your gaps, installation, services, etc., warranties, all of that you can communicate later. But fundamentally, अगर product या service नहीं काम कर रहा है आपका, तो you have a bigger problem, so you must fix that first. एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के तमाम आयामों पर नजरिया रखने के लिए पवन कुमार दसराजू, फाउंडर द गुड ग्रोथ कंपनी, और डॉक्टर एस ग्लोरी स्वरूपा, फॉर्मर डीजी एनआई एमएसएमई, आप दोनों का शुक्रिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।